हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज एक चैप्टर विच इज वेरी 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 एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है ना, जीएसटी का बहुत ही अच्छा चैप्टर पर बहुत ज्यादा आसान है। आज जो मैं कराने वाला हूं उसमें 100% सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के लिए हमेशा आते हैं, बस ये कर लो, इसके अलावा और कुछ एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है ना, बस अच्छे से और ये नोट्स ले लेना आप लोग, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है, इसके अलावा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर एग्जाम्शन फ्रॉम जीएसटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी लोग क्या करते हैं ना, ठीक है, इसमें ऐसे ही खामखाई की चीजें याद करने पर लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो एंट्री नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एंट्री नंबर याद करना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वन बाय वन करके हम टॉपिक पढ़ेंगे और उनके साथ साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे, जिसका नाम है चैरिटेबल ट्रस्ट। तो चैरिटेबल ट्रस्ट में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले सवाल की क्या ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मेरे नोट्स में जितने भी पॉइंट दे रखे हैं वो एक एक वर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं टू द पॉइंट एग्जाम के लिए ही बात कर रहा हूँ, इसके अलावा सारी चीज कचरा चीज मैंने पहले ही हटा दी है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट की बात की गई है, लेकिन ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है ये रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर सेक्शन 12AA या 12AB के अंदर। और ये चैरिटेबल ट्रस्ट कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है, ये 4 एक्टिविटीज अगर ये चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है तो देन विल एग्जेम्प्ट होगा। कौन कौन सी, अगर पब्लिक हेल्थ है, और पब्लिक हेल्थ के अंदर क्या हो रहा है, केयर ऑफ, या तो मेडिकल डिसेबिलिटी है, सॉरी मेंटल डिसेबिलिटी है, या है एड्स पर्सन है, या एडिक्टेड टू ड्रग्स या एल्कोहल ले रहा है, यानी पब्लिक हेल्थ में ये चीजें आ रही है। या योगा लिखा रहेगा तो समझ जाना कि एग्जेम्प्ट है। एजुकेशनल प्रोग्राम, अगर एजुकेशन प्रोग्राम किसके लिए, होमलेस चिल्ड्रन है, ठीक है ना, मेंटली एब्यूज या फिर प्रिजनर के लिए, या पर्सन्स वे व्यक्ति जो गांव के अंदर रहते हैं और उनकी एज 65 से ज्यादा है, रूरल एरिया की बात की गई यहाँ पे, या एनवायरमेंट की बात की गई है। और एनवायरमेंट के अंदर WWF आता था, पहले याद करो। तो W का मतलब है वाटरशेड लिखा हुआ है, या वाइल्ड लाइफ लिखा हुआ है, या फिर फॉरेस्ट लिखा हुआ है। अगर ये चीजें हैं तो समझ जाना कि चैरिटेबल ट्रस्ट एक तरीके की एक्टिविटीज से रिलेटेड है और वो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA और 12AB के अंदर, तो वो एग्जेम्प्ट है। आई होप क्लियर है, इन नोट्स को आप लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट याद करना है वो ये है, रिलीजियस सर्विसेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है ना, इसके लिए मैं कहानी सुनाता हूं कि मान लेते हैं कि मैं हरिद्वार गया था, मैं भी हरिद्वार गया था घूमने के लिए। ठीक है ना, तो हरिद्वार में बहुत मजे आए थे। ठीक है, तो चलिए वहां पर एकदम बिल्कुल ऐसा हो गया था कि जैसे मतलब सारी थकान खत्म हो गई है, एकदम रिलैक्स माइंड एकदम, है ना। तो आप भी जरूर जाएं एक बार। तो हरिद्वार की बात करते हैं। अब मैं वहां का एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक हाइपोथेटिकली एक मतलब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। रेंटिंग ऑफ, यहाँ पे मैं रेंट की बात कर रहा हूं। मान लेते हैं कि वहां पे बहुत सारे लोग क्या है, रूम रेंट पे देते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा वहां पर प्रीमाइसिस होती हैं, वो रेंट पे दी जाती हैं। वहां जगह जगह पे प्रसाद बांटने के लिए, प्रसाद देने के लिए शॉप्स होती हैं जहां पे हम प्रसाद खरीदते हैं और मंदिर में चढ़ाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये सब चीजें हैं वहां पे। अगर जो रूम है, ठीक है ना, अगर चैरिटेबल ट्रस्ट के रूम है, ठीक है ना, जैसे हम लोग चैरिटेबल ट्रस्ट के रूम में रुके थे, ठीक है, तो अगर उनका चार्जेज, मेरे वाले उसका धर्मशाला का चार्ज था, चैरिटेबल ट्रस्ट का चार्ज था 600 रुपए। तो रूम अगर है और उनका रेंट है, जो रूम जिस रूम में मैं रुका वहां पे उसका रेंट देखेंगे पर डे के हिसाब से 1000 या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1000 से कम है, 1000 भी अगर है, ठीक है ना, या उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 1000 से कम है तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। प्रीमाइसिस की अगर बात करें, जैसे कि शादी वादी के लिए मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि कम्युनिटी हॉल दे रहे हैं, या कल्याण मंडपम दे रहे हैं, या ओपन एरिया दे रहे हैं, और चार्जेस पर डे के 10,000 या उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल। अगर उससे कम है, 10,000 भी है तो टैक्सेबल है। अगर उससे कम है तो समझ लो कि एग्जेम्प्ट है। और दुकान है, ठीक है ना, दुकान जो प्रसाद के लिए होती है, ठीक है ना, दुकान चार्जेस, उनके चार्जेस पर मंथ के हिसाब से होते हैं, याद रखना। ऊपर दोनों पर डे है, यहाँ पे पर मंथ है। 10,000 और मोर है तो टैक्सेबल, और अगर 10,000 से कम है या 10,000 भी है तो टैक्सेबल। ये बात याद रखना, एकदम टू द पॉइंट। कभी कभी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे, एक तो रिलीजियस सर्विसेज का और एक चैरिटेबल ट्रस्ट का। तो इसका एक क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग, वो क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है ना, तो एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आएगा। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन दे रखा है और वो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 9 निकालेंगे आप स्टडी मेट का, और पेज नंबर है 4.137। ठीक है ना, और अगर नोट्स आपको नहीं भी है आपके पास तो आप ये वाले नोट्स ले सकते हैं, इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है सर्वा सुगम, ठीक है ना, चैरिटेबल ट्रस्ट करके है और वो रजिस्टर्ड भी है अंडर सेक्शन 12AB। आगे कहता है मंथ ऑफ अगस्त की कुछ डिटेल दे रखी है और आपको बताना है जीएसटी लाइबिलिटी के बारे में, और एक्सक्लूसिव जीएसटी, सारी चीजें, और जीएसटी का रेट दे रखा है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें लिख रखी है, तो जैसे कि मैंने लिख रखा है, पहले प्रोविजन लिखना है यहाँ पे। तो चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट के जो मैंने प्रोविजन बताए हैं पहले, तो वो छाप दे रहे हैं एज इट इज। उसको छापने के बाद फिर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, ये मैंने अभी कराया नहीं है, तो रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का पॉइंट मैं पहले करा देता हूं आपको, ताकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन और अच्छे से आपको समझ में आए।
तो आइए बात करते हैं, 2 पॉइंट तो हमने पढ़ लिए थे, ठीक है ना। ये तीसरा पॉइंट और करा देता हूं जिससे कि पूरा क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मान लेते हैं कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो रेंट पे चढ़ा रहे हैं, ठीक है। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, ठीक है ना। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, जैसे कि मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैं जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हूं, अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, और मेरे को कोई रेंट पे दे रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दे रहा है, और मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो पॉइंट नंबर 3 अब समझ में आ जाएगा आपको। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं यहाँ पे, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आपको समझ में आ जाएगा। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, ये देखना पड़ेगा कि अगर अनरजिस्टर्ड को है तो एग्जेम्प्ट है, और रजिस्टर्ड को है तो टैक्सेबल है। अनरजिस्टर्ड पर्सन को बोल रहा है तो इसका मतलब एग्जेम्प्ट है, मैंने कांटा लगा रखा है यहाँ पे। नील भी लिखना होता है, नील के भी नंबर है ना, तो याद रखना। रेंटिंग ऑफ रूम, रूम की बात कर लेते हैं। रूम था 1000 और मोर पे टैक्सेबल था, लेकिन ये तो 1000 पर डे के हिसाब से, ये तो 1000 से कम है, इसका मतलब ये भी एग्जेम्प्ट है, ये भी मैंने कांटा लगा रखा है। रेंटिंग ऑफ कल्याण मंडपम, ठीक है ना, वो था प्रीमाइसिस वाला पॉइंट। यहाँ पे क्या था, 10 पर डे के हिसाब से 10,000 और मोर है तो टैक्सेबल है। ये तो देखिए 15,000 है, यानी कि 10,000 से मोर है, ठीक है ना, 10,000 या उससे ज्यादा है ना, तो टैक्सेबल है, इसका मतलब 12 लाख का टैक्सेबल हो जाएगा, और इस पर जीएसटी लग जाएगी 18% के रेट से। रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी हॉल की बात की गई है, यहाँ पे भी पर डे के हिसाब से 10,000 और मोर होता था, तो ये तो उससे कम है, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। रेंटिंग ऑफ शॉप, दोनों शॉप की बात की गई है, 2 जगह पे शॉप की बात की गई है, और पर मंथ का चार्ज होता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये 10,000 से कम है तो इसलिए एग्जाम्प्ट है, और ये 10,000 से ज्यादा इसलिए टैक्सेबल है। तो 2 ही टैक्सेबल आए, और दोनों के ऊपर 18% का जीएसटी का रेट लगा देंगे, और प्रोविजन लिख देंगे, और दोनों के हिसाब से 18% का रेट इस पे लगाएंगे, 18% का रेट इस पे लगाएंगे, ठीक है ना। ओके, क्लियर है। एक्सक्लूसिव जीएसटी इसलिए सीधा रेट लगा देंगे, क्लियर है। और आंसर आ जाएगा जीएसटी का, और सबके नील लिख देंगे, बाकी सबके पहले वैल्यू निकाल लेंगे और फिर रेट निकाल देंगे, और उससे पहले प्रोविजन लिख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले प्रोविजन लिख देना है, ठीक है ना। ये प्रोविजन लिख रखे हैं यहाँ पर, और प्रोविजन लिखने के बाद आपको पूरी स्टेटमेंट बना के और आंसर दे देना है। जो नील है वो नील है, ठीक है ना, वो नील भी दिखाना है, और जिसके ऊपर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी दिखा देंगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ वैल्यू दिखा दी, यहाँ लाइबिलिटी निकाल के दिखा दी, तो 2 ही की थी और उनका टोटल कर देंगे, बस बात खत्म, इतना सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे। 3 पॉइंट हमने कर लिए हैं, और तीनों पॉइंट एक ही क्वेश्चन में निपट गए हैं अपने, ठीक है। यानी चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, और दूसरा पॉइंट था रिलीजियस सर्विस, और तीसरा पॉइंट था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तीनों पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 स्टडी मेट का डन, और तीनों पॉइंट रिवीजन और विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब यहाँ पे इस एग्जामिनेशन चैप्टर के अंदर 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा एग्जाम के अंदर बारी बारी आते हैं, यानी कि अगर एक बार एक एग्जाम में आया तो दूसरी बार अगली बार दूसरा आता है, जैसे कि हेल्थ केयर सर्विस, इसके अलावा एजुकेशनल सर्विसेज। तो अगर अब की बार हेल्थ केयर सर्विस आया तो अगली बार एजुकेशन आया तो हेल्थ केयर, मोस्टली 99% यही आते हैं। इसके अलावा अगर कभी 1% चांस हो तो वो 1% भी हमने छोड़ा नहीं है, उसके लिए हमने अदर टॉपिक्स भी कर लिए हैं, और वो भी वो जो एग्जाम में आते हैं। आज मैं एक एक पॉइंट करा दूंगा आपको हेल्थ केयर सर्विस के ऊपर, और हेल्थ केयर सर्विस आपको लगेगा कि जैसे बच्चों की बात है, ठीक है ना। समझो कि जैसे कि हॉस्पिटल की बात करते हैं, अभी मैं पीछे बीमार हो गया था तो 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा था, तो चलिए उसी हॉस्पिटल की बात करते हैं। एक हॉस्पिटल में मैं एडमिट रहा था। अब यहाँ पे सबसे पहले तो सवाल उठता है कि हेल्थ केयर सर्विस की बात की गई है, तो ये इंग्लिश है ना, ये वाली जो ये 3 लाइन है, ये आपने एज इट इज रट लो, क्योंकि ना ये जिस भी क्वेश्चन में हेल्थ केयर सर्विस का क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो ये तीनों कंपल्सरी है। सबसे पहले ये लाइन तो आपको लिखनी ही लिखनी है। हेल्थ केयर सर्विस बाई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, यानी कोई हॉस्पिटल है, एथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिस, कोई प्रैक्टिस में कर रहा है, ठीक है, डॉक्टर, पैरामेडिक्स है, कोई स्टाफ वगैरह, नर्सिस वगैरह, तो ये सब ये चीज, ये 3 तो एज इट इज लिखने हैं। उसके बाद जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ उसका रूम चार्जेस क्या था, अगर 5,000 से ज्यादा था पर डे के हिसाब से तो टैक्सेबल है, याद रखना। एक्सीडिंग 5,000 है, 5,000 नहीं लिखा हुआ, एक्सीडिंग यानी 5,000 है तो वो भी एग्जाम्प्ट है, 5,000 से ज्यादा टैक्सेबल, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, अगर एम्बुलेंस की सर्विस के बारे में कभी भी एम्बुलेंस वर्ड लिखे मिले पेशेंट के लिए तो समझ जाना कि एग्जाम्प्ट है, बात खत्म, और कुछ भी नहीं सोचना है। हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी, इस तरीके की सर्विस है तो समझ जाना हमेशा टैक्सेबल है, ठीक है ना। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्लियर है। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर कोई न्यू बोर्न बेबी के ऊपर है ना प्लास्टिक सर्जरी या इस तरीके की चीज, तो समझ जाना वो एग्जाम्प्ट होता है हमेशा। रिकॉग्नाइज सिस्टम है अगर, और वो रिकॉग्नाइज सिस्टम के द्वारा सर्विस दे रहे हैं हेल्थ केयर सर्विस की, जैसे कि योगा, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथी, यूनानी, तो इनके द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विस एग्जाम्प्ट है। लेकिन एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में जिसमें रेकी लिख रखा था, रेकी कोई भी रिकॉग्नाइज सिस्टम नहीं है, ठीक है ना, उसको अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय, ठीक
ठीक है ना। किसी भी हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई भी सीनियर डॉक्टर है, कंसल्टेंट है या कोई टेक्नीशियन है, वो सर्विस दे रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के एम्प्लॉय है या नहीं है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एग्जेम्पशन हो जाएगी, वो जो सर्विस प्रोवाइड की गई उन्होंने, ठीक है ना, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एंटायर अमाउंट, मान लेते हैं एज ए पेशेंट मैं एडमिट होता हूँ, ठीक है ना, तो एज ए पेशेंट मैं एडमिट होता हूँ और उस जो अमाउंट मैंने दिया है, ठीक है ना, हॉस्पिटल को, उसमें से कुछ परसेंटेज जो है हॉस्पिटल अपने पास रख लेगा, कुछ परसेंटेज मान लेते हैं डॉक्टर को देगा, लेकिन यहाँ पे एंटायर अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, याद रखना, टोटल जो मैंने दिया है। तो एंटायर अमाउंट चार्ज बाय हॉस्पिटल फ्रॉम द पेशेंट इंक्लूडिंग द रिटेंशन मनी, मतलब जितना उसने रखा है, एंड पेमेंट टू द गवर्नमेंट या पेमेंट टू द डॉक्टर्स, ठीक है ना, डॉक्टर्स को पे किया है, पेमेंट मेड टू द डॉक्टर्स, राइट, क्लियर है। आगे एंटायर अमाउंट। नेक्स्ट, सर्विस बाय वे ऑफ, आजकल आईवीएफ की सर्विस बहुत बढ़ रही है देश के अंदर, है ना, तो आईवीएफ की सर्विस के लिए भी एग्जेम्प्ट है, आईवीएफ सर्विस अगर है तो एग्जेम्प्ट है। अब बात करते हैं फूड की, फूड की बात करते हैं। अब फूड दो तरीके से हो सकते हैं, या तो हॉस्पिटल के अंदर ही कैंटीन है, ठीक है ना, या तो हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल ही कैंटीन रन कर रहा है, या बाहर से उठा रहे हैं। अगर बाहर से फूड उठा रहे हैं तो चाहे वो पेशेंट को खिला रहे हो या कोई बंदा जो पेशेंट के साथ में आया है, या पेशेंट ऐसा है जो एडमिट नहीं हुआ है या एडमिट हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी को, पेशेंट को इंक्लूड करके, चाहे वो एडमिटेड है या एडमिटेड नहीं है, ठीक है ना, या उसके साथ कोई, चाहे डॉक्टर हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे उसके साथ कोई आया है पेशेंट के साथ, सबके लिए टैक्सेबल है अगर बाहर से फूड मंगा रहे हैं। लेकिन अगर कैंटीन, ठीक है ना, हॉस्पिटल के अंदर ही है और फूड किसको दे रहे हैं, किसको सप्लाई कर रहे हैं, डॉक्टर ने एडवाइस किया है, ठीक है ना, जो एडमिट हुआ है पेशेंट उसको दे रहे हैं, तो एग्जेम्प्ट है, वो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन ऐसा नॉन एडमिटेड पेशेंट, यानी कि ऐसा पेशेंट जो एडमिट नहीं हुआ है, ठीक है ना, या उसको विजिटर कोई साथ में आया जो विजिट करने आया है पर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ पेशेंट, तो दोनों ही केस में टैक्सेबल हो जाएगा। डॉक्टर या जो स्टाफ है उसको फूड दे रहे हैं तो भी टैक्सेबल हो जाएगा, याद रखना। अब यहां पर खत्म हो गया, एक काम करते हैं, क्यों ना इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करें हेल्थ केयर सर्विस पे, ताकि क्लियरिटी आ जाए। तो यहाँ पर वापस चलते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, ये रहा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दे रखा है और ये पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन दे रखा है, हेल्थ केयर सर्विस का क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो पूरा का पूरा जो हमने अभी पढ़ के आए हेल्थ केयर सर्विस, जितना मैक्सिमम लिख सकते हैं वो लिख देंगे, प्रोविजन, ठीक है ना। अब फिर इसमें देखते हैं कि पूछ क्या रखा है। शिवा मेडिकल सेंटर ए मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल है, तो सबसे पहले तो हेल्थ केयर सर्विस बाई वो तीनों पॉइंट लिख देंगे और फिर बाकी की चीजें लिख देंगे, ठीक है ना। ये हॉस्पिटल क्या कर रहा है, इज रजिस्टर्ड सप्लायर इन मुंबई, इट हायर द सीनियर डॉक्टर एंड कंसल्टेंट इंडिपेंडेंटली विदाउट एंटरिंग इनटू एन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय एग्रीमेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डॉक्टर या कंसल्टेंट या टेक्नीशियन एम्प्लॉय है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अब ये कहता है, हाउ एवर द मनी एक्चुअली चार्ज बाय द, ठीक है ना, शिवा मेडिकल सेंटर फ्रॉम द पेशेंट इज हायर देन द कंसल्टेंट चार्जेस पे टू द डॉक्टर एंड इतने रिटेंशन बाय द हॉस्पिटल। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डॉक्टर, वो हॉस्पिटल क्या कर रहा है, पेशेंट से जो अमाउंट ले रहा है वो ज्यादा है और डॉक्टर को कम पे कर रहा है, ठीक है ना, कुछ पैसे वो बचा रहा है, यानी कि रिटेंशन मनी बोलते हैं उसको। तो मैंने आपको बताया था कि एंटायर अमाउंट डॉक्टर जो हॉस्पिटल ने लिया है पेशेंट से, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये बात आपको लिख देनी है। आगे, डिपार्टमेंट took a stand that senior doctor and consultant are providing the services to the medical, ठीक है ना, and center and not to the patient, hence their services are not healthcare service। गलत बात है, ठीक है ना, डिपार्टमेंट गलत है यहाँ पे, तो ये बात भी आप लिख देंगे कि डिपार्टमेंट इज नॉट करेक्ट इन दिस केस, ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना। और एंटायर अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी हेल्थ केयर के जो पॉइंट है वो सारे यहाँ पर लिख देंगे, चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं, हेल्थ केयर का एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये फूड के ऊपर है जो हमने बात की थी, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विस के मामले में अगर हॉस्पिटल के मामले में बात करें तो या तो कैंटीन होगी उनके पास हॉस्पिटल की या नहीं होगी, अगर नहीं है तो बाहर से खाना मंगाएंगे। बाहर से खाना मंगाया है तो चाहे कोई भी व्यक्ति है सबके लिए टैक्सेबल है, लेकिन अगर विद इन द हॉस्पिटल अगर कोई कैंटीन है, ठीक है ना, तो जो पेशेंट एडमिट हुआ है एज पर द एडवाइस बाय द डॉक्टर वो एग्जेम्प्ट है और बाकी सबके लिए टैक्सेबल है, ये बात ध्यान रखना है, चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे वेदांता हॉस्पिटल दे रखा है गुरुग्राम, उसकी बात की गई है। हैज इट्स ओन रेस्टोरेंट, मतलब विद इन द कैंटीन है वही हॉस्पिटल में, है ना। और फूड की बात की गई है, तो फूड क्या है, फूड ये कहता है विच सप्लाइज द फूड टू द पेशेंट, पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो भाई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है पेशेंट, उसको फूड दिया जा रहा है, तो ये तो एग्जेम्प्ट है, ये तो सीधी सी बात हमें पता है। अदर पेशेंट जो एडमिट नहीं हुआ है वो टैक्सेबल है, डॉक्टर के लिए भी टैक्सेबल है, पेशेंट, ठीक है ना, या विजिटर वगैरह सबके लिए एग्जेम्प्ट है। वेदांता हॉस्पिटल इज ऑफ ओपिनियन व्यू दैट ऑल द सर्विसेज प्रोवाइड बाय द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट आर एग्जेम्प्ट। गलत बात है, ठीक है ना, ये कह रहा है कि सारी सर्विसेज जो हम दे रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है, ऐसा नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो प्रोविजन लिख देंगे, उसके बाद इन तीनों के आंसर दे देंगे। यहाँ पे ये भी हो गया आपका।
ठीक है ना। तो हेल्थ केयर सर्विस के यहाँ पर कई सारे हमने क्वेश्चन देखे हैं। अब हम लोग चलते हैं वापिस। आई होप आपको एकदम विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्लियरिटी आ गई होगी। तो हेल्थ केयर सर्विस पूरा एकदम अच्छे से करा दिया है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पर एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम करने वाले, जिसका नाम है एजुकेशन सर्विस। अगर एग्जाम में वो नहीं आया तो ये आने के चांस है 99%, ये दोनों ही आते हैं। बाकी इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आते हैं तो वो सारे यहाँ पर मैंने दे रखे हैं। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, एजुकेशन सर्विस की बात की गई है। सबसे पहले एजुकेशन सर्विस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बताया गया है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 3 ही लोगों को इंक्लूड किया गया है, या तो स्कूल है, प्ले स्कूल से लेकर 12th तक, या ऐसा कोई भी कोर्स बाय रिकॉग्नाइज बाय लॉ है जो, ठीक है, या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे कि ITI वगैरह। ये तीनों अगर लिख रखे हैं, इन तीनों में से नाम, ये तीनों अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर कोचिंग सेंटर की बात नहीं की है, कोचिंग सेंटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं माना गया है। ठीक है ना, क्लियर है। अगर ये तीनों सर्विस दे रहे हैं, ये तीनों सर्विस दे रहे हैं, इनमें से कोई भी सर्विस दे रहा है, किसको? अपने स्टूडेंट्स को, अपनी फैकल्टी को, या अपने स्टाफ को, तो वो एग्जेम्प्ट है। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर ये तीनों या इन तीनों में से कोई भी सर्विस ले रहा है, ठीक है ना, ये 5 सर्विस, तो इनके ऊपर बात करते हैं। ठीक है ना, इनमें से पहली 3 सर्विस जो है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ओनली फॉर स्कूल है, सिर्फ स्कूल के लिए है और एग्जेम्प्ट है। यानी कि स्कूल सर्विस ले रहा है, बस की सर्विस स्टूडेंट्स को छोड़ने के लिए, स्टाफ को छोड़ने के लिए, तो वो एग्जेम्प्ट है। कैटरिंग की सर्विस है वो एग्जेम्प्ट है। सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग की सर्विसेज है, अगर अंदर से है, ठीक है ना, तो एग्जेम्प्ट है, और आउटसाइडर से है तो फिर टैक्सेबल है। ये बात ध्यान रखना। ये सिर्फ स्कूल के मामले में है, बाकी 2 लोगों के लिए अलाउड नहीं है। ठीक है, कंडक्ट ऑफ एग्जाम इसमें सभी के लिए है, चाहे स्कूल है, तीनों के लिए है, चाहे स्कूल है, ठीक है ना, चाहे रिकॉग्नाइज बाय लॉ है, या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग वाला इंस्टीट्यूशन है, ये तीनों के लिए बात की गई है। अगर वो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो तीनों के केस में एग्जेम्प्ट है। ऑनलाइन जर्नल की बात की गई है। अब प्ले स्कूल से लेकर 12th वाले बच्चों तक के लिए तो ऑनलाइन जर्नल क्या काम करेगा, तो इसको उनको छोड़ देंगे। स्कूल को छोड़कर बाकी जो 2 बच जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए, ठीक है, नोट फॉर स्कूल, स्कूल के लिए नहीं है ये, ठीक है ना, उनके लिए ऑनलाइन जर्नल की बात की गई है, तो उनके लिए तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर स्कूल लिख रखा हो ना कि ऑनलाइन जर्नल मिली है स्कूल वाले स्टूडेंट्स को, प्ले स्कूल वाले बच्चों के लिए, उनको क्या मतलब है, ठीक है, वो थोड़ी ना इन चीजों को पढ़ेंगे, तो उनके लिए क्या है, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई भी कैंपस प्लेसमेंट की सर्विस दी गई है बाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी कैंपस प्लेसमेंट है, तो टैक्सेबल है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हो गया है, और इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं एजुकेशनल के। तो चलिए चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि एजुकेशनल के कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। ये हेल्थ केयर हो गया, ये हेल्थ केयर हो गया, ये दे रखा है एजुकेशनल का, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करेंगे और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, ये रहा एजुकेशन का। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो ये एजुकेशन सर्विस का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। इंडिपेंडेंट केसेस के हिसाब से हर एक केस में बताना है जीएसटी पेबल होगा या नहीं होगा। तो प्रोविजन लिख देंगे, प्रोविजन लिखने के बाद इन सबके आंसर दे देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, फीस ऑफ ₹10,000 चार्ज फ्रॉम द ऑफिस स्टाफ। स्टाफ की बात की गई है, ठीक है ना, स्टाफ की बात की गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कि अगर तीनों इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, अपने स्टाफ को, ठीक है, यानी कि स्टाफ हो गया, फैकल्टी हो गया, स्टूडेंट को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होता है। आगे चलते हैं, ठीक है ना। बस सर्विस प्रोवाइड की गई है, ठीक है ना, और किसके लिए? स्टूडेंट को। तो तीनों में से, ठीक है ना, तो मैंने जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है ना, स्टूडेंट्स के लिए अगर सर्विस प्रोवाइड की गई है, ठीक है ना। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्विस ली थी, बस सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, वो सिर्फ स्कूल के लिए थी। यहाँ पे कॉलेज की बात की गई है, ठीक है ना। अगर कॉलेज सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसको? स्टूडेंट्स को या फैकल्टी को या स्टाफ को, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हाउस कीपिंग की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है ना, तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना, एग्जेम्प्ट है। हाउस कीपिंग की सर्विस इनसाइड से है, ठीक है ना। अगर आउटसाइडर है तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल, ऑनलाइन जर्नल की सर्विसेज स्कूल के केस में, ठीक है ना, टैक्सेबल है, ठीक है ना। बाकी 2 के केस में टैक्सेबल नहीं था, रिकॉग्नाइज बाय लॉ और वोकेशनल ट्रेनिंग। तो यहाँ पे यूकेजी के बच्चे यानी स्कूल के बच्चों की बात की गई तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप क्लियर है, ये क्वेश्चन पूरा यहाँ पर हो गया है। अब चलते हैं, और क्वेश्चन दे रखा है, ये तो हो गया था 9, ठीक है ना। और यहाँ पर और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विस का, ये तो उसका क्वेश्चन दे रखा है। एजुकेशनल सर्विस का बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर और कोई क्वेश्चन है हेल्थ केयर सर्विस का, ठीक है ना। बाकी तो क्वेश्चन नॉर्मल दे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं आगे, और हेल्थ केयर सर्विस के क्वेश्चन भी हो गए। अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया है चैरिटेबल वगैरह, सब हमने कर लिया है। और यहाँ पे आ जाते हैं, एजुकेशनल भी हो गया। एजुकेशनल के बाद एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर के ऊपर भी आपको कुछ बातें जो है पता होनी चाहिए। एग्रीकल्चर की सर्विस क्या इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 2 पॉइंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बड़े क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, कहीं पे भी पुट किए जा सकते हैं दोनों पॉइंट। राइस मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, ये याद रखना है, पैडी इनटू राइस, ठीक है, ओके। तो ये बात ध्यान रखना, टैक्सेबल है,
ठीक है ना। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। ये दोनों बातें बस आपको ध्यान रखनी है एग्रीकल्चर में, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। आर्टिस्ट की बात की गई, आर्टिस्ट का भी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम है। वैसे इसके अंदर सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई भी आर्टिस्ट है वो फोक या क्लासिकल या इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ओके, तो अगर उसकी वैल्यू है 1.5 लाख रुपए तक तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना, और उससे ज्यादा तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। एम्बेसडर अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, इन केस एम्बेसडर के रूप में, तो वहां पे अमाउंट भी नहीं देखेंगे हम लोग। अगर 1 लाख रुपए अमाउंट है, 50,000 रुपए अमाउंट है, तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगा, बस ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं और कुछ भी यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो ये हो गया है अपने, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हो गई है, ठीक है ना। आई होप क्लियर है। तो एक काम करते हैं, एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना, इसमें तो कुछ खास है नहीं, है ना, ये भी क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और एजुकेशनल सर्विस के ऊपर ये क्वेश्चन है। आई होप एजुकेशन सर्विस की बातें आपको पता होंगी। तो पहले प्रोविजन लिख लेना पूरा का पूरा, प्रोविजन लिख के इनका आंसर देना है। यहाँ पे बताया गया है क्या क्या, चाणक्य एकेडमी है और उसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, एक कॉलेज दे रखा है, यानी KIT क्या है, कॉलेज है। उसके बाद क्या है, लिटिल, ठीक है ना, ये क्या है, प्री स्कूल दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद दे रखा है ब्राइट माइंड, ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन, कोचिंग इंस्टीट्यूशन सब कुछ टैक्सेबल होता है, ठीक है ना। ये क्या है, स्कूल है ये, ठीक है ना। तो ये चलिए बात करते हैं, और यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, ये बना के दे रखा है। तो पहले तो एज इट इज लिख देंगे और फिर देख लेंगे कौन सा टैक्सेबल कौन सा नहीं, साथ साथ में अमाउंट निकाल देंगे, है ना। तो यहाँ पे कहता है रेंटिंग सर्विसेज फॉर प्रिंटिंग क्वेश्चन पेपर। तो प्रिंटिंग क्वेश्चन पेपर वगैरह कंडक्ट ऑफ एग्जाम की बात कर रखी है, तो कंडक्ट ऑफ एग्जाम में सभी एग्जाम्प्ट होते हैं, ठीक है ना। कोचिंग सेंटर की तो कभी बात नहीं करते, कोचिंग सेंटर टैक्सेबल होता है। तो ये कॉलेज है, कॉलेज भी एग्जाम्प्ट हो गया, स्कूल भी एग्जाम्प्ट हो गया, स्कूल भी एग्जाम्प्ट हो गया। ये क्या है, कोचिंग सेंटर, तो ये तो टैक्सेबल हो जाएगा। पेपर प्रोक्योर, ये पेपर खरीदे हैं, तो ये भी कंडक्ट ऑफ एग्जाम की बात कर रहा है। तो कंडक्ट ऑफ पेपर, एक मिनट रुकिए, पेपर प्रोक्योर्ड, ठीक है ना, फॉर प्रिंटिंग द क्वेश्चन पेपर, ये तो गुड्स की बात कर रहा है। तो गुड्स के केस में तो टैक्सेबल हो जाएगा। ये यहाँ तो सर्विस थी ना, तो प्रिंटिंग सर्विस थी यहाँ पे, लेकिन गुड्स है। पेपर प्रोक्योर्ड मतलब पेपर खरीदा है, उसकी बात की क्वेश्चन पेपर के लिए, तो वो तो गुड्स हो गया। तो गुड्स के केस में तो टैक्सेबल हो जाएगा, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल सबकी बात टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि हम तो सर्विस पढ़ रहे हैं ना, एजुकेशन सर्विस। तो होनोरेरियम टू द पेपर सेंटर, ठीक है ना, एंड एग्जामिनर, एग्जामिनर है ना, उनको सैलरी के रूप में एक तरीके से होनोरेरियम बोलते हैं इसको, है ना। तो वो तो स्कूल के केस में तो भाई, ठीक है ना, सबसे पहले स्कूल था ना, कॉलेज, ठीक है ना। तो यहाँ कंडक्ट ऑफ एग्जाम से रिलेटेड हो गया, तो कंडक्ट ऑफ एग्जाम तो भाई सबके लिए एग्जाम होता ही है। रेंटिंग, ठीक है ना, फॉर एग्जाम सेंटर, ये भी एग्जाम हो गया सबके लिए, ठीक है ना, कंडक्ट ऑफ एग्जाम हो गया, बस कोचिंग सेंटर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। आगे सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑनलाइन जर्नल, ऑनलाइन जर्नल भाई, ठीक है ना, स्कूल के लिए भी टैक्सेबल होता है और कोचिंग सेंटर के लिए भी टैक्सेबल होता है, ठीक है ना। बस ये कॉलेज के लिए, और कॉलेज हो गया, ठीक है, रिकॉग्नाइज बाई लॉ या वोकेशनल ट्रेनिंग, तो सिर्फ यही है कॉलेज, बाकी सबके लिए इसका मतलब टैक्सेबल है, ठीक है ना। ओके, आगे नेक्स्ट, हायर, कोचिंग सेंटर के लिए सब कुछ टैक्सेबल है। हायर चार्जेज, ठीक है ना, फॉर बस की बात की गई है, यूज टू द ट्रांसपोर्ट द स्टूडेंट एंड फैकल्टी, ठीक है ना, क्लियर है, चलो ठीक है। तो हमने बस की सर्विस ली है, तो स्कूल के केस में तो बस की सर्विस क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है। कोचिंग सेंटर के केस में टैक्सेबल हो जाएगी, कॉलेज के केस में भी, क्योंकि ये सिर्फ स्कूल के मामले में है, स्कूल अगर सर्विस ले रहा है तो स्कूल के मामले में थी। कैटरिंग सर्विसेज, कैटरिंग सर्विसेज क्या होती है, स्कूल के केस में तो एग्जाम्प्ट होती है, बाकी कोचिंग सेंटर में टैक्सेबल होती है, ठीक है ना। और कोचिंग सेंटर में तो सब कुछ टैक्सेबल, छोड़ दो इसको। कॉलेज के केस में भी, ठीक है ना, कैटरिंग सर्विस सिर्फ स्कूल के केस में एग्जाम्प्ट होती है, बाकी सबके केस में टैक्सेबल होती है, तो इसमें भी टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, सिक्योरिटी हाउसकीपिंग सर्विस की बात की गई है। हाउसकीपिंग सर्विसेज स्कूल के मामले में एग्जाम्प्ट होता है, कोचिंग सेंटर के मामले में टैक्सेबल होता है। हाउसकीपिंग सर्विस सिर्फ स्कूल में टैक्सेबल होता है, बाकी सब में टैक्सेबल, सॉरी, एग्जाम्प्ट होता है स्कूल के मामले में, बाकी सब में टैक्सेबल होता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है ना, कि ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, इसके अंदर 4,65,000, इसमें ना 80,000 रुपए आउटसाइडर से है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था हाउसकीपिंग अगर इनसाइड है तो एग्जाम्प्ट है, और आउटसाइड तो टैक्सेबल हो जाएगा, तो यानी 80,000 टैक्सेबल हो जाएगा, और बाकी क्या क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो जो टैक्सेबल बताया है उतना अमाउंट पे क्या करेंगे, जीएसटी निकाल देंगे साथ साथ में। और जीएसटी की यहाँ पे बता रखा रेट है 12%, लेकिन कैटरिंग सर्विसेज पे 5% है और अदर सर्विसेज पे 18% है, तो ये भी ध्यान रखना। गुड्स के केस में है 12% और कैटरिंग सर्विसेज के में 5%, और अदर सर्विसेज मतलब गुड्स को छोड़कर जो भी सर्विस है उस पर 18% रेट है। आई होप क्लियर है। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है ना, और विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।